हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। A2 बैच के ज्वाइन हो रहे हैं कि सभी हो रहे हैं? ज्वाइन बस चैट में बताओ मुझे। सब लोग ज्वाइन होने वाले हैं मीटिंग के, सिर्फ A2 बैच वाले? वेट करते हैं 5-10 मिनट, सब लोग आ जाएंगे तब तक। सबको बोल दो कि अगर पैरेलली कोई नहीं चल रहा है लेक्चर या प्रैक्टिकल तो प्लीज ज्वाइन कर लो। आज A2 बैच का प्रैक्टिकल है, तो मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया, लास्ट लेक्चर में जो ट्यूटोरियल में पढ़ाया था जावा की क्लासेस और मेथड्स, तो उसमें आपके जो प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल में आपको जो फर्स्ट प्रोग्राम है वही है डेवलप अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्लास एंड मेथड्स। तो जो A2 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका आज प्रैक्टिकल है, वो लोग एक प्रोग्राम डेवलप कर लेना क्लास और मेथड पे। ठीक है, डेवलप करके मतलब अपने रन करके देखना, अपने पास रखना। जब कॉलेज ओपन होगा तब देखेंगे कैसे क्या सबमिशन है प्रोग्राम्स का। मैंने क्लास और मेथड्स बता दिए, क्या सिंटेक्स है क्या है। इम्प्लीमेंट आप लोग खुद करोगे, जब तक खुद नहीं करोगे प्रोग्राम नहीं आएगा। मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स भी दिए उनको, उन एग्जाम्पल्स को देखकर एक क्लास और उसमें एक मेथड होनी चाहिए, वैसा एक प्रोग्राम खुद डेवलप करो। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है आपका, डेवलप प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्लास एंड मेथड। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं जावा को। आई थिंक अभी बाकी है और वेट करते हैं 5 मिनट।
आपका ये जो जावा का ट्यूटोरियल है ये तो मुझे दोनों बैचेस के लिए दिया है। जावा ट्यूटोरियल दोनों बैचेस के लिए है और वेडनेसडे का जो प्रैक्टिकल रहता है वो A2 बैच के लिए। पर जब तक आपका पैरेलली जो सर लेने वाले हैं, आई थिंक भागवत पाटिल सर, वो जब तक आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं करते तब तक आप जावा का ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग ट्यूटोरियल ही करा करेंगे और जो प्रोग्राम रहेगा आपका वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे डेवलप करना है। उसके पहले मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूंगी, प्रोग्राम खुद डेवलप करना। इन केस नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगी कैसे डेवलप करना है प्रोग्राम। ठीक है, तो जब तक सर नहीं चालू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का प्रैक्टिकल तब तक आप जावा ही करना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर्स इन जावा? ऐसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन जावा में सिर्फ डिफरेंस ये है कि in Java a constructor is a block of code similar to the method। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं जावा में? सिमिलर मेथड के जैसे होते हैं, जैसे अपन मेथड में मेथड क्रिएट कर देते हैं और उसमें कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख देते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्टर का भी है। उसको आप एक नेम दोगे और उसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखोगे। इट इज ऑल्सो इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। और ये कॉल कब होता है कंस्ट्रक्टर? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तो वो सबसे पहले क्या कॉल करता है? कंस्ट्रक्टर। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद वो क्या कॉल करता है? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसी टाइम पे आपकी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको मेमोरी अलोकेट होता है। तो ये जावा का कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर में। देन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड यूज करते हैं हम लोग जावा में, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को। इनिशियलाइज करते हैं मीन्स ऑब्जेक्ट की वैल्यूज डाटा चेंज करना है हमको, क्या वैल्यूज असाइन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड कौन सी? कंस्ट्रक्टर की। विद दिस मेथड we can initialize the object। then हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? every time an object is created using the new keyword at least one constructor is called। जब भी आप कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हो आपके प्रोग्राम में तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप क्या करोगे? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और उसमें क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। मतलब हर बार आपको हर किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर में लिख दो कि क्या क्या आपको वैल्यूज असाइन करनी है ऑब्जेक्ट को, क्या इनिशियलाइजेशन देना है ऑब्जेक्ट्स के, और एक बार ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, आपके सारे ऑब्जेक्ट्स पे सेम मेथड रन होगी। वो मेथड कौन सी होगी? कंस्ट्रक्टर की। Then next point है, it calls a default constructor if there is no constructor available in the class। In such case, Java compiler provides a default constructor by default। मैंने बताया था आपको कि अगर आपके प्रोग्राम में आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है उस क्लास के लिए, जो भी क्लास आपने क्रिएट की है, तो कंपाइलर में एक स्पेसिफिकेशन होता है। वो क्या करता है? बाय डिफॉल्ट क्या करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मींस या आपकी जावा में जो प्रॉपर्टी है ये इनबिल्ट होती है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा मींस नल वैल्यूज क्रिएट करता है ना, क्योंकि आपने वैल्यूज असाइन नहीं की है ऑब्जेक्ट्स को, तो ये नल वैल्यूज देता है। देन कंस्ट्रक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं जावा में? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। फर्स्ट इज योर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मीन्स जैसे आप लोग मेथड क्रिएट कर देते हैं और मेथड के
जो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते थे उसमें आप आर्ग्यूमेंट पास करते थे, वैसे ही इसमें क्या करना है, नो आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट तो करना है लेकिन आर्ग्यूमेंट कोई पास नहीं होगा। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मींस आपको जो आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे उसमें, ठीक है। नोट क्या बोल रहा है, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसको कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं इस मेथड को, बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज, कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यूज मींस इनिशियलाइज करता है वैल्यूज को जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, ये नेसेसरी नहीं है कि आप क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर लिखो। इट is because Java compiler creates a default constructor if your class doesn't have any। ये इसलिए कंपलसरी नहीं है जावा में, क्योंकि अगर आपने जावा के प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर क्रिएट भी नहीं किया है फिर भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसलिए नेसेसरी नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज हो जाए वैल्यू, तो देन यू हैव टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। देन rules for creating Java constructor. What are the rules by following which you can construct the constructor? So there are two rules defined for the constructor. Two rules है, first is your constructor name must be the same as its class name। अगर आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो जो आपने क्लास का नेम दिया है उसी क्लास के अंडर विथ सेम नेम यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द कंस्ट्रक्टर, मींस क्लास एंड कंस्ट्रक्टर बोथ हैव सेम नेम। ये इसका पहला रूल है कि आपको क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम दोनों क्या करना, रखना सेम रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न वैल्यू। अब कंस्ट्रक्टर, जबकि आपने देखा होगा कि मेथड कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का अलग रूल है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न वैल्यू, आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टर लाइक अ मेथड क्रिएट करना है, उसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है ऑब्जेक्ट की, बस वो लिखना है। A Java constructor cannot be abstract, static, final and synchronized। अब जो जावा कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करोगे तो आप उसमें कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करोगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे, उसको स्टैटिक नहीं बनाओगे, फाइनल नहीं बनाओगे और सिंक्रोनाइज। ये जो चार कीवर्ड्स हैं, ये जो चार कीवर्ड्स हैं, ये इनकी आप यूज नहीं कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के आगे। देन हमने पढ़ा जावा के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विथ आर्गुमेंट पासिंग। सो फर्स्ट वी हैव स्टडीड जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या आता है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं जब उसके पास कोई पैरामीटर्स, कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं हो। सो नीचे दिया है देखो, सिंटेक्स ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सिंटेक्स क्या होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, हमने देखा कि हमको अगर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जावा के प्रोग्राम में तो हमारा क्लास नेम सेम होना चाहिए कंस्ट्रक्टर के जैसे। तो पहले हम क्लास नेम ही लेंगे, देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स और दो ये जो कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं इनमें हम हमारा कोड करेंगे, किसमें, इसमें कोडिंग करेंगे जो भी हमको लिखना है। तो पहले आपका जो क्लास नेम है वही आपका कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, लेकिन उसमें कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम जावा खुद अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्लास के अंदर ये सेम नेम का कोई मेथड है तो वो कंस्ट्रक्टर ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जावा के प्रोग्राम में। In this example, we are creating the no argument constructor. No argument constructor कॉल कर रहे हैं means it is a default constructor। ये क्लास कौन सी है, बाइक क्लास है। It will be invoked at the time of object creation। और जब ये क्लास, ये जो आपने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ये कब इन्वोक होगा, कब इनिशियलाइज होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ।
तो हमने एक जावा प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट हमने क्लास बनाई बाइक वन नाम की, उसमें हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया। देखो यहाँ पे क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम दोनों क्या है, सेम है। फिर हमने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स किए, देन हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, उसमें हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसमें हमने एक स्टेटमेंट दिया बाइक इज क्रिएटेड। जब मीन्स आपका जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपको आउटपुट में क्या दिखना चाहिए कि बाइक इज क्रिएटेड। फिर हमने सेम क्लास में क्या किया, मेथड कॉल करी, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, और हमने क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। देन कॉलिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करना है, बाइक वन क्लास वन का सॉरी बाइक वन जो क्लास है आपकी उसका आपने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और सिर्फ क्या करना है, न्यू करके बाइक वन लिखना है, और ये जैसे आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो सेम वैसा ही करना है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे। तो देखो आउटपुट में आपको दिख रहा है बाइक इज क्रिएटेड। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है जिसमें आपने कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं किए हैं। रूल नेक्स्ट क्या है, if there is no constructor in a class compiler automatically creates a default constructor। ये तो आपको पता है कि अगर कोई क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं हो तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग देखेंगे जो हमें क्या बता रहा है, अभी तो हमने कोई भी वैल्यूज नहीं असाइन की थी, लेकिन अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट डिस्प्लेज द डिफॉल्ट वैल्यूज। जो हमें क्या करेगा, अभी डिफॉल्ट वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। तो हमने एक क्लास बनाई, लेटस हमने एक क्लास बनाई क्लास स्टूडेंट 3 नाम की, जिसमें हमने इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम लिया है। देन हमने एक मेथड क्रिएट की जो हमें क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी क्या, आईडी और नेम के, मैंने ये पहले भी बताया था एग्जांपल, आईडी और नेम के हमको वैल्यूज असाइन कर डिस्प्ले करेगी। देखो अब यहाँ पे मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, देखना यहाँ पे क्लास का नेम है और क्लास में मेथड लिखी है वॉइड डिस्प्ले, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, सिर्फ मेथड बनाई है वॉइड डिस्प्ले, और ये दो वेरिएबल्स है जो डाटा मेंबर्स है क्लास की, इनको डिस्प्ले करवाया है। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट 3 क्लास का S1 और S2, और बाद में इन दोनों को डिस्प्ले करवाया विद द हेल्प ऑफ वॉइड डिस्प्ले मेथड। देन आउटपुट में हमको 0 और नल मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो क्या ले रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज ले रहा है। इसलिए हमको स्टूडेंट 3 जो क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है S1 और S2, इनकी दो डिफॉल्ट वैल्यूज दिख रही है, 0 नल 0 नल। नोट एक्सप्लेनेशन में दिया है, in the above class you are creating any constructor, so compiler provides your default constructor। हमने ऊपर क्लास में एग्जाम्पल में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, इसमें हमको कंपाइलर ने क्या किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया है। हियर 0 एंड नल वैल्यूज आर प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसी वजह से हमको क्या हो रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज शो हो रही है। देन हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स मींस यू हैव टू पास द आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स मींस आपको आर्गुमेंट्स पास करी तो आपको कंस्ट्रक्टर में क्या करना होगा, वैल्यूज भी असाइन करनी पड़ेगी। अभी तक आपका सिर्फ डिफॉल्ट चल रहा था, 0 वैल्यूज आ रही थी, आपने वैल्यूज असाइन नहीं करी थी। अब आपको कंस्ट्रक्टर में विद आर्गुमेंट पास करने हैं, पैरामीटर्स पास करने हैं,
और उन पैरामीटर्स पे ऑब्जेक्ट असाइन करना है, सॉरी वैल्यू असाइन करना है। तो जावा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? अ कंस्ट्रक्टर which has a specific number of parameters is called a parametrous constructors. Parametrous constructors किसको बोलते हैं हम? ऐसे constructors जिनके पास number of parameters means arguments पास है, has a number of parameters, उसको हम लोग parametrous constructor बोलते हैं। और हम लोग क्यों यूज करते हैं? Why we use the parametrous constructor? The parametrous constructor is used to provide different values टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमको क्या करना है? हमने एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, लेकिन हम हर बार क्या करते हैं? हर ऑब्जेक्ट्स को सेम वैल्यू असाइन करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमको कभी विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर हम क्या कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट को दूसरी वैल्यूज दे सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दूसरी वैल्यू, मतलब हर बार हम हर ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। और ये किसकी हेल्प से होता है? हमको आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग ये वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। देन एग्जांपल देखते हैं हम लोग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर का। इसमें हमने क्या किया है? इन दिस एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास। हमने एक फिर से स्टूडेंट क्लास क्रिएट की है और स्टूडेंट क्लास का क्या क्रिएट किया है? कंस्ट्रक्टर दैट हैव टू पैरामीटर्स। और हमने उसमें कितने पैरामीटर्स लिए हैं? टू पैरामीटर्स लिए हैं। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द कंस्ट्रक्टर। और हम लोग कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग कंस्ट्रक्टर में सिर्फ दो ही पैरामीटर्स लो, एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू वांट टू पास यू कैन डू इट। देन एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। हमने एक जावा प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी कि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। तो हियर we create the class student4 with two variables, integer id and string name. Then we create a parameters constructor with same name of class. यहाँ देखो आपको, यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको, ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया मैंने पैरामीटराइज टाइप का, और यहाँ पे जो क्लास का नेम है स्टूडेंट4, वही सेम नेम है आपका कंस्ट्रक्टर का। देन हम जो ये ओपन और क्लोज करते थे ब्रैकेट्स, इनमें हमने क्या पास किए हैं? पैरामीटर्स पास किए हैं। कौन से? इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग एन। ये इंटीजर आईडी और जो स्ट्रिंग एन है इनको। देन हमने यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास किए हैं उनकी वैल्यूज हमको किस में स्टोर करवानी है? ये वाले वेरिएबल्स में। तो आई की वैल्यू जो हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रन टाइम पे, वो हमें किस में स्टोर करवानी है? आईडी में। और एन की जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर करवानी है? नेम में। तो ये हमने इनिशियलाइजेशन, ये कंस्ट्रक्टर ये आपका क्रिएट कर दिया है जिसमें टू पैरामीटर्स है, ठीक है। देन हम लोग एक मेथड डिस्प्ले करेंगे जिसमें हमको ये आईडी और नेम में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो हमें डिस्प्ले हो। तो वॉइड डिस्प्ले हमने मेथड क्रिएट की और इसमें सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन में आईडी और नेम लिख दिया। देन हमने सेम क्लास में क्या किया? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया मेन क्लास। देन उसमें हमने मेन क्लास करने के बाद हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की, बट हमने इसमें पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर लिया है, so that's why we have to pass the values while creating the objects. फिर हमने क्या किया? student4 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया s1 और उसको न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्या किया? आर्गुमेंट पास किया। तो हमने s1 के ऑब्जेक्ट को क्या वैल्यूज दी है? आईडी में 111 और नेम में करण। और s4 का हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया s2 और हमने उसको क्या वैल्यूज असाइन की? 222 आईडी के लिए और नेम के लिए आर्यन। देन फिर हमने मेथड कॉल किया, क्या करना है? अब ये वैल्यूज डिस्प्ले करवानी। सो हमने जो ऊपर मेथड क्रिएट की थी वॉइड डिस्प्ले में, वो हमने कॉल किए मेथड किसके ऊपर? s1 ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले और s2 ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले। ये मेथड कॉल करने के बाद कर्ली ब्रेसेस जो ओपन थे वो सब क्लोज किए। फिर हमको आउटपुट मिला s1
111 करण और 222 आर्यन। ये हमने एग्जाम्पल देखा कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे S1 के लिए कॉल हो रहा है और S2 के लिए कॉल हो रहा है, और उसमें क्या वैल्यूज दी थी हमने, वो आई और एन की वैल्यूज किसमें स्टोर हो रही है, आईडी और नेम में। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे देखिए, वी कैन प्रोवाइड वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो आपने ऑब्जेक्ट S1 को दोनों अलग वैल्यू असाइन किए हैं और S2 को भी क्या किया है, दोनों अलग अलग वैल्यू असाइन किए। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर सकते हो। देन हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ने के पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा वो फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्टर पढ़ा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम मेथड होती है, सेम मेथड के जैसे ही एक मेथड होती है क्लास के अंदर, जो हमको क्या करती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसी टाइम पे हमारी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हमको डिफाइन करना होता है। तो पहला रूल क्या है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो सेम होना चाहिए क्लास के नेम की तरह, और ये कंस्ट्रक्टर एक मेथड है पर ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती है, जबकि आपकी जो मेथड्स होती है वो क्या करती है, एक्सप्लिसिट वैल्यू रिटर्न करती है। क्योंकि आगे लिखा होता है ना वॉइड वगैरह लिखा है मीन्स दे कैन रिटर्न अ एक्सप्लिसिट वैल्यू, एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप रिटर्न करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। देन हमने टू टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स पढ़े, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। सिंटेक्स देखा हमने, क्लास नेम जो दिया है अपने क्लास को वही सेम नेम से आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे, दो ओपन क्लोज ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। देन इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कि कैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं है, पैरामीटर्स पास नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए एक क्लास ली जो बाइक1 नाम की है और सेम नेम से क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद हमने उसमें एक स्टेटमेंट दिया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन बाइक इज क्रिएटेड। हेलो, हेलो, कोई बोल रहा था क्या? ठीक है, फिर हमने सेम क्लास में ही क्या किया, मेन मेथड क्रिएट की और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, बाइक इज क्रिएटेड, है ना। अब यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं था, मतलब कोई वैल्यूज ही नहीं, पैरामीटर्स कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था बाइक इज क्रिएटेड, इसलिए हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो अभी हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, वैल्यूज असाइन नहीं की है सेकेंड एग्जाम्पल में। तो यहाँ हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुए मीन्स हमें जो वैल्यूज है वो क्या मिलेगी, जीरो और नल। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या किया, सिर्फ एक क्लास क्रिएट की, उसमें दो डाटा मेंबर्स डाले और उनको विद द हेल्प ऑफ मेथड डिस्प्ले मेथड की हेल्प से डिस्प्ले किया, और दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए क्लास के S1 और S2 और उनको डिस्प्ले किया। क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर हमने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर नहीं लिया तो हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं शो हुई। तो कंपाइलर ने क्या किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। देन हमने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पढ़ा। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर्स पास कैसे करते हैं, हमने क्लास क्रिएट की, क्लास क्रिएट करने के बाद हमने सेम क्लास नेम से हमने कंस्ट्रक्टर किया और सिर्फ यहाँ पे जो आपने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट थे उसमें आपने दो पैरामीटर्स पास किए,
एक इंटीजर आई और स्ट्रिंग एन। अब आई और एन के जो वैल्यू ऑब्जेक्ट रन टाइम पे सेव कर रहा है वो हमें किस में स्टोर करवाने हैं, ये वाले डाटा में, ये वाले डाटा टाइप्स में, आईडी और नेम में, ये दो वेरिएबल्स में सेव करवाना है। इसलिए हमने क्या किया, आई की वैल्यू किस में इनिशियलाइज की, आईडी में, और एन की वैल्यू किस में इनिशियलाइज की, नेम में। फिर हमने सिर्फ वो क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, S1 और S2, और उनको डिस्प्ले किया। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, दो वैल्यूज मिली। ये दोनों अलग अलग क्यों मिली हमको, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का रूल ही है कि अगर हम लोग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो हम लोग सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। देन अब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कैसे करते हैं। मीन्स एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट कर सकते हो आपकी क्लास में, दैट इज योर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। Then in Java, a constructor is just like a method. ये तो हमने पढ़ा कि just like method होती है, but इसमें without any return type की होती है। It can also be overload like Java methods. जैसे आपकी Java की methods overload होती है, उसी टाइप से आप लोग constructors भी overload कर सकते हैं। कैसे होता है? Constructor overload in Java is a technique of having more than one constructor with different parameters list. They are arranged in a way that each constructor performs a different task. They are differentiated by the compiler by the number of parameters in the list and their types. अब देखो आप लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कैसे कर सकते हो। पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होगा कब, जब आपका मोर देन वन कंस्ट्रक्टर होगा विथ डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट। मोर देन वन कंस्ट्रक्टर मीन्स ऑब्वियसली दो तीन कंस्ट्रक्टर्स होंगे, लेकिन वो कैसे डिफरेंशिएट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स लिस्ट। मीन्स कोई एक कंस्ट्रक्टर में दो होंगे तो दूसरे कंस्ट्रक्टर में तीन होंगे, तो तीसरे चौथे कंस्ट्रक्टर में एक होगा, तो ऐसा। तो इनकी जो पैरामीटर्स की लिस्ट है वो आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने तीन कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए क्लास में और तीनों कंस्ट्रक्टर्स में दो दो पैरामीटर्स है, तो इस केस में आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं होगा, कंपाइल एरर आएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रहे हो जावा में तो आपको पैरामीटर्स लिस्ट डिफरेंट रखनी होगी। मीन्स किसी एक कंस्ट्रक्टर में दो होंगे पैरामीटर्स, तो किसी कंस्ट्रक्टर में तीन होंगे, चार होंगे, इसे अलग अलग पैरामीटर्स की लिस्ट रखनी है। दे आर अरेंज इन अ वे दैट ईच कंस्ट्रक्टर परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क। आपको इस तरीके से उनको अरेंज या इस तरीके से रखना होगा हर कंस्ट्रक्टर को कि उनका जो टास्क है वो अलग अलग हो, वरना जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है या कौन सा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसीलिए आपको कंस्ट्रक्टर्स को ऐसे क्रिएट करना होगा कि इनकी पैरामीटर्स लिस्ट डिफरेंट हो और इनके जो टास्क है वो भी अलग अलग हो। दे आर डिफरेंशिएटेड बाय द कंपाइलर बाय द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द लिस्ट। अब इसीलिए हमको क्यों रखना है अलग अलग, ताकि कंपाइलर क्या कर सके, उनके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिस्ट है उनके बेसिस पे वो क्या कर सके, उनमें डिफरेंशिएट कर सके। मीन्स उनसे पता लग सके कि मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो हमने एक क्लास क्रिएट की जिसमें हमने तीन वेरिएबल डाटा मेंबर्स लिए। फर्स्ट इज योर इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर एज। तो हमने तीन टाइप के डाटा मेंबर्स लिए, एक आईडी, नेम और एज। देन हमने एक कंस्ट्रक्टर पहले क्रिएट किया, पहला कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया विथ टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, है ना। कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, दो। तो हमने सेम क्लास के नेम से हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसमें हमने कितने पैरामीटर्स पास किए, इंटीजर आई और इंटीजर एन। मीन्स आईडी के लिए और नेम के लिए हमने दो पैरामीटर्स। अब हमारे जो पैरामीटर जब हमारा कॉल होगा तब ये आई और एन में कोई वैल्यू स्टोर होगी ऑब्जेक्ट की, तो इस आई और एन की वैल्यू को हमने जो
डाटा मेंबर्स यूज किए हैं उनमें सेव करवानी। तो आईडी और नेम में हमने क्या की, इनकी वैल्यू असाइन की। तो ये आपका पहला कंस्ट्रक्टर। फिर हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, है ना, क्रिएटिंग 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। फिर हमने क्या किया, एक और कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स एक प्रोग्राम में एक क्लास में कितने होंगे, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे। इसीलिए हमने दूसरा भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया सेम क्लास से स्टूडेंट 5 के, और इसमें कितने पैरामीटर्स पास किए, 3 पैरामीटर्स। एक हमारा इंटीजर आई फॉर आईडी, इन स्ट्रिंग एन फॉर नेम एंड इंटीजर ए फॉर एज। तो हमारे जब रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे, जब ये आई एंड ए की वैल्यूज असाइन ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तब इनको वैल्यूज जो असाइन होगी वो हमें किसी में स्टोर करवानी, आईडी नेम एज, ये स्टोर करवाया। तो इसमें हमारे 2 कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया हमारा। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट किया विथ 2 आर्गुमेंट्स, 2 पैरामीटर्स, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देन हमने क्या किया, वॉइड डिस्प्ले किया, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं डाटा मेंबर्स, 3। तो तीनों हमने क्या किए, डिस्प्ले करवाए। तीनों क्यों डिस्प्ले करवाए, क्योंकि हम देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट डिफरेंट आ रहा है, क्या, है ना, इसलिए हमने तीनों कॉल किए। तीनों कॉल करने के बाद हमने सेम क्लास में क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, सेम क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, S1 और S2। और S1 और S2 में देखो हमने डिफरेंट टाइप से पैरामीटर्स पास किए। पहले वाले ऑब्जेक्ट में हमने सिर्फ 2 वैल्यूज दी, मीन्स हमारा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट S1 पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दिस वन, जो हमने 2 आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्ट किया है। और S2 पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला, जो हमने 3 आर्गुमेंट्स का क्रिएट किया। देन S1 डिस्प्ले और S2 डिस्प्ले, दोनों पे हमने वॉइड डिस्प्ले नाम की मेथड कॉल की। तो देखो यहाँ पे आउटपुट में आपको एक में दिख रहा होगा 111 करण 0 दिख रहा है, और दूसरे में दिख रहा है 222 आर्यन 25। क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमने जो पहला ऑब्जेक्टिव उस पर हमने क्या कॉल किया था, 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, लेकिन हमने वॉइड डिस्प्ले में क्या बताया है, आईडी नेम एज, तीनों को डिस्प्ले करवाना है। लेकिन हमारा S1 ऑब्जेक्ट पे सिर्फ 2 पैरामीटर वाला ही कॉल हुआ है। तो जो तीसरा एज है उसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है आपकी एज में, 0। और जो S2 वाला ऑब्जेक्ट है उस पर तो हमने तीनों को वैल्यूज दी थी रन टाइम पे, इसलिए हमारा तीनों शो हुआ। लेकिन फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में हमने सिर्फ 2 को ही कॉल किया था, 2 वाला ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, और तीसरा उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट लिया, तो 0 वैल्यूज आई, है ना। तो ये आपका क्या था, जावा में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर्स पढ़े हमने। देन कंस्ट्रक्टर्स 2 टाइप्स के पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि बाय डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट वाला, नो आर्गुमेंट पासिंग वाला। देन हमने पैरामीटर्स पढ़ा। देन फिर हमने एग्जांपल्स भी देखे सबके, नो आर्गुमेंट वाले, बाय डिफॉल्ट वाला, पैरामीटर्स वाला। देन हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी होते हैं, तो हमने उसके रूल्स पढ़े कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना है आपको तो क्या रूल होगा, कि हमको हर बार उनकी जो पैरामीटर्स की लिस्ट है वो डिफरेंट रखनी होगी अगर हमको कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना है। तो हमें पैरामीटर्स की लिस्ट अलग अलग रखनी होगी, क्यों, ताकि हमारा जो कंपाइलर है वो सारे कंस्ट्रक्टर्स में डिफरेंशिएट कर सके, उसे पता चल सके आराम से, इजीली वो आइडेंटिफाई कर सके कि मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। देन हमने एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने
2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और एक 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर किया और आउट डिस्प्ले क्या किया, तीनों वैल्यू का। पता चला लास्ट में कि जो हमने 2 कंस्ट्रक्टर वाला जो किया था उसमें थर्ड जो डाटा मेंबर था उसकी वैल्यू उसने बाय डिफॉल्ट आउटपुट में दिए 0, क्योंकि उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी उसके पास। देन अब हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते जावा में, कहाँ कहाँ यूज होता है। सब लेफ्ट कर देते हैं, मीटिंग बोर हो जाते हो क्या? एक लेफ्ट करता जाता है स्टार्ट होने के बाद। फाइन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जावा स्टैटिक कीवर्ड। थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, समझते हैं और एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर ओवर खत्म करते हैं। तो जावा स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं हम लोग जावा में? The static keyword in Java is used for memory management mean। आपका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आपके जावा प्रोग्राम जब रन होता है, तो उस बार क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट ना नई नई मेमोरी लेता है। हर ऑब्जेक्ट हर टाइम नई मेमोरी लेता है। हर ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी डाटा मेंबर्स हैं वगैरह, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज, अब अलग अलग मेमोरी देनी पड़ती है। तो हम लोग स्टैटिक कीवर्ड से क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक बार ही उसको मेमोरी देते हैं, मेमोरी में सिर्फ एक बार ही उसको अलोकेट करते हैं स्पेस, बार बार अलोकेट नहीं करते। इसलिए मेनली स्टैटिक कीवर्ड जब हम लोग लगाते हैं किसी भी वेरिएबल मेथड क्लास के आगे, दैट मीन्स कि ये जो क्लास मेथड वेरिएबल जिसके भी आगे स्टैटिक लगा है, ये सिर्फ एक बार ही इसको स्पेस मिलेगी मेमोरी में, एक बार ही कॉल होगा, बार बार उसको स्पेस देने की जरूरत नहीं है। एक बार ही वहाँ पे मेमोरी में स्पेस लेगा, स्टोर हो जाएगा, और जब भी हमको कॉल करना है तो हम इन प्रोग्राम एनी टाइम वी कैन कॉल दैट variable class or method। So the static keyword in Java is used for mainly memory management। Next we can apply static keyword with variables। अब हम लोग किस किस पर आपका static keyword लगा सकते हैं, तो हम लोग static keywords हम लोग अप्लाई कर सकते हैं on variables, methods, blocks and nested class। आप जो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो क्लासेस में, उन पर आप लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हो। मेथड्स जो यूज करते हैं उन पर, ब्लॉक्स जो यूज करोगे वो, और नेस्टेड क्लास मीन्स इनहेरिटेंस वगैरह जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब, जो एक क्लास में बहुत सारी क्लासेस होती है, दैट इज नेस्टेड क्लास। तो इन सब पर आप लोग क्या कर सकते हो, स्टैटिक जो कीवर्ड है वो यूज कर सकते हो। The static keyword belongs to the class then an instance of the class। अब जो static keyword हम लोग क्लास पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास हो जाता है। इंस्टेंस ऑफ द क्लास हमने पढ़ा था कि उस क्लास का रिजल्ट डिपेंड करता है स्टैटिक कीवर्ड पे। अब हम लोग स्टैटिक कीवर्ड किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने वेरिएबल पे अगर स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई किया तो then it is also known as class variable। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल। अगर हमने मेथड पे अगर स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई किया तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लास मेथड। सो विद दिस डायग्राम यू कैन सी जावा स्टैटिक हम लोग किस किस पर अप्लाई करते हैं, वेरिएबल्स पे, जिसे हम क्लास वेरिएबल्स, देन ब्लॉक, मेथड्स also known as class method and nested class। तो इन सब पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग जावा में वेरिएबल्स पे कैसे स्टैटिक अप्लाई कर सकते हैं। सो
हम लोग अब पढ़ेंगे कि हम वेरिएबल्स को कैसे स्टैटिक करते हैं, और वेरिएबल्स को अगर स्टैटिक हमने अनाउंस इनिशियलाइज किया है या डिक्लेयर किया है कि दीज वेरिएबल्स आर स्टैटिक, तो कैसे फंक्शन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, क्या वो कुछ चेंजेस आएंगे हमारे आउटपुट्स में। तो हम लोग देखते हैं, हम जब वेरिएबल्स स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे, तो if you declare any variables as static, it is known as static variable. अगर आपने during program you declare any variable as a static, then it is known as static variable. The static variable can be used to refer to the common property of all objects. अब यहाँ देखो, अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो क्या होगी, वो जो वेरिएबल कॉमन प्रॉपर्टी होगी, मीन्स सारे ऑब्जेक्ट्स को सेम वैल्यू या सेम डाटा असाइन होगा अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर किया है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा। जैसे आप लोग ने एक प्रोग्राम बनाया, एम्प्लॉयज का डाटा इंसर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो उसमें आपने किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी के एम्प्लॉयज लोग हैं, तो हर कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको आप यूनिकली एक एक ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट करोगे, तो हर ऑब्जेक्ट में नेम तो सबका सेम होगा। कंपनी, जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो सारे एम्प्लॉयज का जो कंपनी नेम है वो सेम होगा। तो व्हाई टू हैव टू कॉल every time a different company name for each employee? हर बार आपको क्या जरूरत है एम्प्लॉय को कॉल करने के लिए कंपनी नेम की? तो आप क्या करोगे उस टाइम की कंपनी के नेम को स्टैटिक डिक्लेयर कर दोगे और उस कंपनी नेम में कोई भी एक नेम असाइन कर दोगे कि वॉट एवर XYZ कंपनी का एम्प्लॉय है। तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के लिए आपको हर बार ऑब्जेक्ट पे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा या कॉल नहीं करना पड़ेगा कि कंपनी नेम क्या है हर बार एम्प्लॉय के लिए। जैसे कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स है, तो हर स्टूडेंट के लिए आप कॉल करोगे क्या, हर ऑब्जेक्ट में बताओगे क्या कि नहीं ये वाले ऑब्जेक्ट का भी कॉलेज का नेम यही है, ये वाले सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी नहीं। एक बार ही आपने ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ही वेरिएबल को दे दिया कि ये वेरिएबल कॉलेज नेम स्टैटिक है और इस कॉलेज नेम का ये नेम है, तो हर बार आपको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही उसको मेमोरी में स्पेस मिलेगी और जितने भी आप ऑब्जेक्ट स्टोर करवाओगे तो हर ऑब्जेक्ट्स के कॉलेज नेम में सेम नेम सेव होगा। तो ये एडवांटेज है वेरिएबल्स को स्टैटिक डिक्लेयर करने का। The static variables get memory only once in the class area at the time of class loading. अगर आपने कोई भी वेरिएबल्स को स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो उनको मेमोरी क्या होगी, सिर्फ एक बार मिलेगी, और कब मिलेगी, जब आपकी क्लास लोड होगी, ठीक है, तो उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी। एडवांटेज क्या है वेरिएबल्स को स्टैटिक करने का? इट मेक्स योर प्रोग्राम मोर एफिशिएंट। आपको जल्द से जल्द आउटपुट मिलता है और आपके प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाता है और आपकी मेमोरी भी सेव होती है। अब हम विद द हेल्प ऑफ हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे अगर आपने किसी क्लास में किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विदाउट स्टैटिक वेरिएबल, कि विदाउट अपने वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करें क्या हो रहा है। देखो, अब यहाँ पे क्लास स्टूडेंट नाम की, जिसमें हमने लिया है इंटीजर रोल नंबर लिया है, स्ट्रिंग नेम लिया है और स्ट्रिंग लिए कॉलेज, जिसमें हमने कॉलेज का नेम लिया है ITS, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज, कि उस कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स हैं। Now all instance data members will get memory each time when the object is created. जब जब आप लोग 500 स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, हर एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और हर एक ऑब्जेक्ट पे ये तीनों वैल्यू सेव होगी।
यूनिक रोल नंबर, नेम और कॉलेज का नेम। तो हर बार क्या होगा, जब भी आपका कॉलेज का नेम होगा, है ना, जब भी, तो हर बार उस कॉलेज नेम को भी अलग से आपको स्पेस देनी होगी, है ना, उस डेटा मेंबर या जो कॉलेज का डेटा मेंबर है, हर बार। लेकिन 500 स्टूडेंट्स के लिए हर बार उसको 500 बार कॉलेज नेम को लिए मेमोरी स्पेस देनी पड़ेगी। तो ये क्या आपका प्रोग्राम का आउटपुट जल्दी दे पाएगी? जबकि इंटीजर, रोल नंबर और नेम तो सबका डिफरेंट होता है, तो वी कैन उसको हम लोग स्टैटिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर हर कॉलेज नेम तो सबका सेम है 500 स्टूडेंट के लिए, तो ये प्रॉब्लम आती है कि मेमोरी उसको हर बार, कॉलेज नेम तो एक ही है लेकिन उसको हर बार क्या हो रहा है, मेमोरी देनी पड़े। तो ऐसे 500 स्टूडेंट्स के लिए हर बार देंगे तो कितनी वेस्ट होगी मेमोरी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्रॉपर्टी या जिनकी वैल्यूज सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको स्टैटिक, हम ऐसे डाटा मेंबर्स को या वेरिएबल्स को क्या करते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो स्टैटिक डिक्लेयर करने के बाद क्या होता है, जावा स्टैटिक प्रॉपर्टी शेयर टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई हमने प्रॉपर्टी स्टैटिक डिक्लेयर की है या कोई वेरिएबल, डाटा मेंबर, मेथड, व्हाटएवर इट इज, तो क्या आती है, हर ऑब्जेक्ट को शेयर होती है और बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी, सेम फंक्शन के साथ में। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे। ये हमने एग्जाम्पल लिया है स्टैटिक वेरिएबल का, जिसमें हमने क्या किया है, एक क्लास क्रिएट की है स्टूडेंट की। इसमें हमने लिया है इंटीजर, रोल नंबर, नेम और कॉलेज का नेम लिया है, जिसमें हमने कॉलेज के नेम में क्या किया है, स्टैटिक डिक्लेयर किया है। स्टैटिक डिक्लेयर किया है, स्टैटिक कीवर्ड लिखा है पहले, देन हमने डाटा टाइप लिया है स्ट्रिंग का, और इस डाटा टाइप में कौन सा नेम दिया है वेरिएबल को, कॉलेज, और उसमें क्या वैल्यू दी है, ITS, मीन्स हर बार कॉलेज नेम में ITS आपका सेव होगा। देन हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो उसमें हमने क्या वैल्यू दी है, R और N। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि हमने तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में 3 डाटा मेंबर्स लिए हैं, रोल नंबर, नेम और कॉलेज का नेम, लेकिन यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसमें आपने दो ही वैल्यू, दो ही आर्ग्यूमेंट पास किए, दैट इज R एंड N, दैट R फॉर रोल नंबर एंड नेम फॉर N फॉर नेम। हमने ये कॉलेज क्यों नहीं लिया, और इसलिए क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो स्टैटिक है ना, स्टैटिक, तो वो डायरेक्टली यहाँ से सबको वैल्यू असाइन होगी, उसको हर बार अलग से आपको वैल्यू नहीं देनी है ना। कॉलेज नेम तो सबका सेम है, लेकिन हमको इन रोल नंबर और नेम सिर्फ क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज असाइन करनी है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर में इन दोनों को रखा है। देन डिस्प्ले किया हमने क्या, रोल नंबर, नेम और कॉलेज। अब हमने एक और क्लास क्रिएट की, टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल 1 नाम की, जिसमें हमने मेन मेथड लिया। मेन मेथड में हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए स्टूडेंट क्लास के, S1 और S2, और उसमें क्या, सिर्फ दो वैल्यूज हमने पास किए, दो आर्गुमेंट्स पास किए। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर ही कितने का बनाया है, हमने कंस्ट्रक्टर ही दो आर्गुमेंट का क्रिएट किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे दो ही पैरामीटर्स पास किए हैं, 111 करण और 222 आर्यन। अब हमारा क्या होगा, जब हम लोग S1 पे डिस्प्ले करेंगे और S2 पे डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे, तो हमको देखो आउटपुट में क्या दिख रहा है, 111 करण ITS और 222 आयरन आर्यन ITS। क्यों, क्योंकि हमारा जो ITS वाला कॉलेज नेम वाला जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, स्टैटिक है, तो वो भी आउटपुट में हर बार, इसलिए आपको आउटपुट में तीनों वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो ये था आपका कि आपने वेरिएबल को कैसे स्टैटिक किया है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है उसको देखो कैसे मेमोरी एलोकेट होती है। हमने देखा था कि जावा में हमारी हर बार जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्टैक मेमोरी में, तो हमारा S1 और S2, यहाँ पे S1 में क्या वैल्यू है, ID, करंट, लेकिन हमने वेरिएबल एक और लिया था कॉलेज नेम, जिसको हमने क्या
डिक्लेयर किया था स्टैटिक। तो इन दोनों का रेफरेंस एक अलग से क्लास एरिया में एक वेरिएबल है कॉलेज, जिसने आईडी स्टोर करके रखा है, और जब भी आप इस क्लास को रन करोगे, कंपाइल करोगे, तो इन दोनों के साथ में ये वाला भी वेरिएबल नेम प्रिंट होता है, क्योंकि इन दोनों का रेफरेंस इसके क्लास एरिया में होता है कि यहाँ से इसको मेमोरी अलग से हर बार देने की जरूरत नहीं है, अलग से सिर्फ ये स्टोर है और रन टाइम पे वो वहाँ से एक्सेस होके इनके साथ प्रिंट होता है आउटपुट। हर बार उन्होंने दोनों ऑब्जेक्ट को वैल्यू नहीं दी है कॉलेज कॉलेज के लिए, एक ही बार उसको मेमोरी में अलोकेट किया। देन जावा स्टैटिक मेथड है, ये हम लोग बाद में देखेंगे कि कुछ मेथड से ब्लॉक है कैसे हम लोग स्टैटिक करते हैं। आज सिर्फ इतना ही कि कंस्ट्रक्टर देखा हमने, कंस्ट्रक्टर के रूल्स पढ़े, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर देखा, उसके हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे। देन फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा, उसका एग्जाम्पल देखा। फिर हमने स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा, स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, क्या हमारा उससे फायदा होता है। देन फिर हमने स्टैटिक वेरिएबल समझा, स्टैटिक वेरिएबल में एक एग्जांपल देखा, विदाउट स्टैटिक वेरिएबल क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, और उस प्रॉब्लम को फिर हमने स्टैटिक वेरिएबल से ओवरकम किया। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो A2 स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज अपना क्लास और मेथड का एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर लेना। मीन्स मैं डिक्लेयर कर दूँ कि हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। कौन सा? क्लास और मेथड का सिर्फ प्रोग्राम। आपके पास एग्जांपल्स है, आप चाहो तो अपनी हिसाब से कोई कंडीशन क्रिएट करो, या उसके हेल्प, वो एग्जांपल्स की हेल्प से एक क्लास और मेथड का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।